अपने लिए जब कंटेंट बनाते हो तो बहुत ईज़ी रहता है क्योंकि वो पर्सनल कंटेंट है। लेकिन जब ब्रांड आपको रीच करता है, जैसे एक बार मैं ही आपको रीच आउट किया था, तो आपने क्या थॉट प्रोसेस सोचा था मेरा वो ऐड बनाने के लिए और एक बार आपने एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए काम किया था, तब आपका थॉट प्रोसेस क्या था? यूजुअली जब ब्रांड मेरे को अप्रोच करती हैं, तो मेरा सबसे पहला काम ये रहता है कि मैं उनसे उनके प्रोडक्ट के बारे में एक ब्रीफ लूँ। आज के डेट में आपके इंस्टाग्राम में टोटल कितने फॉलोवर्स हैं? आज के डेट में तो 72 के फॉलोवर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल शेयर विद श्रेयस पे। होप आप सब बहुत अच्छे हो, एंजॉय कर रहे हो और लाइफ में कुछ नया सीख के ग्रो कर रहे हो। आज की जो हमारी गेस्ट है, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है और उन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। रियल दुनिया में हम उन्हें शिवानी जी के नाम से जानते हैं और रील की दुनिया में हम उन्हें शिवी शानू जी के नाम से जानते हैं। और साथ में ही ये जानेंगे सबसे अहम सवाल, उन्हें क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए और इस जर्नी में कंटिन्यूटी के लिए, और साथ ही में वो एक यूएक्स यूआई डिज़ाइनर है। तो हम उनसे ये जानेंगे कि वो वर्क लाइफ़ और इन्फ्लुएंसर की जो लाइफ़ है, उसे कैसे बैलेंस करके चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट और मिलते हैं हमारी गेस्ट शिवी शानू जी से। मैं स्टार्ट थोड़ा नहीं, काफ़ी पीछे से करना चाहूँगा। आज जिस शिवानी को हम जानते हैं और रील यानी इंस्टाग्राम में आपका अकाउंट है शिवी शानू, जिसको जानते हैं, जिसके पास इतने फॉलोवर्स हैं। तो इससे पहले जब आप स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? आपने स्कूल में क्या सब्जेक्ट लिया और उसी समय से आपको इन्फ्लुएंसर बनना था क्या? तो स्कूल में जाते हैं, स्कूल टाइम पे मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूँगी या फिर इन्फ्लुएंसर भी एक वर्ड नहीं है, मतलब क्रिएटर बोल सकते हैं। इन्फ्लुएंसर तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, लेकिन क्रिएटर मतलब मैं कंटेंट क्रिएट करूँगी, तो ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरे को डांसिंग बहुत पसंद है, तो मैं स्कूल के टाइम से ही डांस करती थी, शौक के लिए। तो बस अभी डांस के थ्रू अभी बस यहाँ। आप अभी जहाँ पहुँचे हो या फिर जो आपका अकाउंट हमें दर्शाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी? उस मेहनत को बताएँ, क्योंकि आज के डेट में कोई भी नया अगर कोई भी आता है इन्फ्लुएंसर बनना है या फिर डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना है, तो वो सोचता है कि यार मेरे जल्दी-जल्दी फॉलोवर बढ़े, जल्दी सब्सक्राइबर हो, नहीं बढ़ते तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आपके साथ भी कभी तो हुआ डांस होगा। अपने शौक के लिए पहले वीडियो बनाती थी। अपने शौक के लिए पोस्ट करती थी उसको, फिर मेरा उस टाइम पे अकाउंट प्राइवेट था। तो फिर मैं सोची कि क्यों ना अकाउंट अगर मेरा प्राइवेट है, मैं वीडियोज़ डालती हूँ, तो मैं एक ट्राई दे करके देखती हूँ कि उसको मैं पब्लिक करूँ अकाउंट को और अपना जो टैलेंट है, वो मैं पब्लिक को दिखाऊँ। बट उस टाइम पे ये था कि मेरे को डर भी बहुत था क्योंकि एकदम से प्राइवेट करना मतलब प्राइवेट से पब्लिक करना मतलब होता है कि लोग क्या कहेंगे, कैसे कमेंट्स आएँगे और मैं उसको टैकल कैसे करूँगी। बट मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, लोगों को तो बस मौका चाहिए होता है एक पॉइंट बोलने का। तो उसके बाद मैंने पब्लिक किया अपना अकाउंट। वहाँ से फिर मेरे को जैसे कुछ फॉलोवर्स थे मेरे, 10 के फॉलोवर्स 20 के तक के आराम से हुए, उसके बाद फिर मैं ग्रो करी हूँ वहाँ से। आज के डेट में आपके इंस्टाग्राम में टोटल कितने फॉलोवर्स? आज के डेट में तो 72 के फॉलोवर्स हैं। खरीदे हुए कितने? खरीदे हुए 0, ये लिटरली 0। ये सवाल मैं इसलिए पूछा क्योंकि 72 के फिगर सुनने के बाद लोग बोलते हैं, यार ये कितने फॉलोवर्स खरीदी हुई होगी। इसलिए मैं जेन्युइन तरीके से सवाल पूछा। नहीं, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है क्योंकि लोगों को ये लगता होगा कि भिलाई में रह के या ऐसे कुछ कंटेंट डाल के या कुछ करके इतने फॉलोवर्स तो पॉसिबल नहीं है। तो या तो फेक फॉलोवर्स होंगे या खरीदे हुए होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सारे फॉलोवर्स जेन्युइन हैं। वो पोस्ट देख के और व्यूज़ देख के, रीच देख के वो वहाँ से समझ आपके आता है। आज के डेट पे 72 के फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम में। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, जब आपके पहली बार जब वो आप 1000 क्रॉस किए होंगे, फिर 2000 क्रॉस किए होंगे, उसके पीछे जब ये होता था तो फ़ील कैसा होता था और कितना मेहनत लगता था? अ, जब मेरा अकाउंट प्राइवेट था, तो मेरे शायद 2000 फॉलोवर्स होंगे बस। तो जिस दिन मैं पब्लिक करी, उस दिन जितने भी पेंडिंग रिक्वेस्ट होते हैं, सब ऐसे करके 5000 कुछ फॉलोवर्स मेरे वहाँ पे हो गए थे, जिस दिन मैं पब्लिक करी। उसके बाद फिर मैं कंटेंट डालना स्टार्ट करी, तो मेरा एक ऐसा पोस्ट था, जो
व्यूज़ बहुत अच्छे गए, रीच उसमें बहुत अच्छा गया। तो उससे मेरा फॉलोवर्स में दिखा मेरे को चेंजेस कि बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है ये चीज़। तो एक दिन ना 8 के कुछ फॉलोवर्स मेरे हुए और मैं रात में बस सोई और जस्ट दूसरे दिन जब मैं उठी तो वो 10 के फॉलोवर्स हो गए थे वो। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा था, मुझे बहुत खुशी हुई ये चीज़ की। और ऐसा नहीं कि कोई फेक फॉलोवर्स हो, क्योंकि फेक फॉलोवर्स आते हैं तो वो अलग से समझ आ जाता है। पर वो सारे जेन्युइन फॉलोवर्स थे। मैं आपको एक छोटा-सा इंसिडेंट बताऊँगी जो मेरे साथ हुआ था। मेरा मेरे अचानक से फॉलोअर्स बहुत बढ़ने लगे थे। मतलब 1-1 घंटे में क्या बोलते हैं ना कि 100 फॉलोअर्स 1-2 घंटे में आ रहे थे। तो मैंने जब देखा तो उसमें मेरे को नहीं पता ये क्या था, क्या किसने किया या क्या नहीं, वो कोई इंटेंशनली मेरे अकाउंट पे फेक फॉलोअर्स फॉलोअर्स डलवा। बॉट फॉलोअर्स। तो तुरंत ही मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया, क्योंकि मेरे को फॉलोअर्स मतलब काउंट नहीं चाहिए मेरे को मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, लेकिन जितने हैं मेरे को जेन्युइन चाहिए। तो मैंने वो अकाउंट अपना प्राइवेट किया। जितने भी न्यू मतलब बॉट फॉलोअर्स आए थे, सबको मैंने रिमूव किया। उसके बाद जब फॉलोअर्स आने बंद हुए, तब ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद मैंने अपना अकाउंट फिर से पब्लिक किया था। अगर फॉलोवर्स बढ़ाने ही है पैसा देके तो भाई हम मिलियन करेंगे ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगर अब फॉलोअर्स बढ़ाने ही हैं, तो एक साथ हम 100 के क्यों नहीं स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर तो मिलियंस। आप जब भी कंटेंट बनाते हैं अपने लिए, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? कंटेंट जब मैं अपने लिए खुद के लिए बनाती हूँ, अपने मतलब सिर्फ़ मेरे को अपने लिए बनाना है, डांस करना है, तो वो मेरे लिए बिल्कुल टफ़ नहीं होता, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट है। डांस करना या कुछ करना, वो मेरा इंटरेस्ट है, तो वो मेरे लिए बिल्कुल टफ़ नहीं होता। तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस करती हूँ, देखती हूँ, मुझे इस फ़्लो पे बनाना है, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। मैं अपना एक रूम है, सेटअप करके रखी हूँ उसको स्टूडियो टाइप का, कि मेरे को शूट करना है। तो मैं वहाँ शूट करती हूँ डांसिंग वगैरह का। जैसा कि आपने कहा, आप अपने लिए जब कंटेंट बनाते हो तो बहुत ईज़ी रहता है क्योंकि वो पर्सनल कंटेंट है। लेकिन जब ब्रांड आपको रीच करता है, जैसे एक बार मैं ही आपको रीच आउट किया था, तो आपने क्या थॉट प्रोसेस सोचा था मेरा वो ऐड बनाने के लिए, और एक बार आपने एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए काम किया था, तब आपका थॉट प्रोसेस क्या था? यूजुअली जब ब्रांड्स मेरे को अप्रोच करती हैं, तो मेरा सबसे पहला काम ये रहता है कि मैं उनसे उनके प्रोडक्ट के बारे में एक ब्रीफ़ लूँ और देखूँ कि वो प्रोडक्ट या वो ब्रांड जो है वो मेरे मेरे वाइब और मेरे ऑडियंस को मैच करती है कि नहीं। और जेनुइनली जब मुझे वो ब्रांड पसंद आता है या अच्छा लगता है कि मुझे हाँ, उसके लिए करना चाहिए, तो मैं उनसे उनका डिटेल्स लेती हूँ। जैसे कि टाइमलाइन, उनको कब तक चाहिए, कैसा कंटेंट चाहिए। उसके बाद फिर मैं अपना शूट प्लान करती हूँ, शूट हो गया, फिर एडिट कौन करेगा, मेरी टीम है। तो उनसे मैं वो डिस्कस करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं सारी चीज़ें चालू करती हूँ। मतलब आप जेनुइनली लोगों को सामान दिखाते हो, कुछ भी चिपकाने वाला काम नहीं है आपका। एग्ज़ैक्टली, मतलब मेरा ये है कि वो ब्रांड तो मेरे को पे कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपने ऑडियंस को कुछ गलत प्रोडक्ट दे दूँ या फिर कुछ भी चीज़ें उनको ऐसा बताऊँ जो सही नहीं है। तो पहले मैं उसके बारे में रिसर्च करती हूँ कि वो अच्छा है कि नहीं है। जैसे आपका ही मैंने किया है शूट, जी। आपका स्टूडियो है, आपका आप क्लासेस लेते हैं, सारी चीज़ें। मैं पहले आपसे मिली, उसके बारे में पता करी, मेरे को सच में आपका काम पर्सनली बहुत पसंद आया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत लोग हैं जो चाहते हैं अभी भी कि मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी सीखना है, कैमरा पकड़ना भी नहीं आता उनको। तो मैं चाहती थी कि मैं उन तक पहुँचूँ, तो इसीलिए मैंने वो आपके लिए भी शूट किया। मतलब मैं भी चिपकाने वाला काम नहीं करता, समझे? इन्होंने रिसर्च की थी तभी मेरे लिए ऐड बनाया था। ये आज बात प्रूव होती है। बिल्कुल नहीं, मतलब मेरे को ये नहीं चाहिए कि हाँ, मेरे को पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए कि मेरे ऑडियंस को कुछ गलत चीज़ें मैं दे दूँ मेरे थ्रू। अब मेरे को ये जानना है, जैसे आपने कहा आपकी टीम है, सबके रोल डिवाइडेड होंगे। तो आपका रोल है फेस बनना, बैक एंड में लोग रहेंगे, तो बैक एंड में टोटल कितने लोग आपके साथ काम करते बैकएंड में एक वीडियोग्राफ़र है, एक नहीं, अब कभी-कभी जनरली हम लोग को 2 वीडियोग्राफ़र चाहिए होते हैं कि अलग-अलग एंगल से शूट हो जाए। एडिटर है, कंटेंट राइटर है, जिसको हम लोग को पूरा ब्रीफ़ देना पड़ता है उनके बारे में, फिर वो हमको कंटेंट लिख के देते हैं। उसके बाद फिर हम कौन से जगह पे कर सकते हैं, वो सारी प्लानिंग होती है। फिर अपन एक शूट करते हैं। अभी हमारा जो कन्वर्सेशन हो रहा था उसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कंटेंट राइटर। तो मेरा ये प्रश्न है, एक कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए? बीइंग अ फेस, आप कैमरे के सामने हैं, तो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंटेबल लगो और लोगों को वो पसंद आए? कंटेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि कंटेंट और फेस अपना दोनों जगह अपने-अपने जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों चीज़। कंटेंट अगर अच्छा है
और फेस नहीं है तो भी अपन ऑडियंस तक के वो मैसेज नहीं पहुँचा पाएँगे। और अगर फेस है लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं है, मतलब एक स्टोरी फ्लो पे अगर हम नहीं बता पाए तो ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाएँगे, तो वो रिलेट नहीं कर पाएँगे। इसीलिए कंटेंट अपने जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। आधी स्टोरी बताना या बीच में टूट गई अगर वो स्टोरी, तो अपन ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पाएँगे। तो मेरे लिए तो कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। अभी एक ट्रेंड चल रहा है। लोग अपनी शॉर्ट्स मतलब लोग अपने इंस्टा में शॉर्ट फ़िल्म्स डालते हैं, जैसे कोई अवेयरनेस वीडियो बनाता है, कोई लव एंगल खेलता है या फिर कोई कुछ और दिखाता है। जैसे आप एक कंटेंट बनाती है डांस, उसके अलावा इन फ्यूचर हम आपके इंस्टा पेज में कुछ इन टाइप के कंटेंट्स देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं, प्लान कर रही हूँ मैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ तक कि मैं पहुँची तो डांस के थ्रू हूँ। डांस ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है और मॉडलिंग ने मेरा आइडेंटिटी दिखाया है। तो मैं बिल्कुल ये चाहूँगी आगे कि मैं सिर्फ़ मॉडलिंग तक ना रहूँ। मैं एक्टिंग भी करूँ और स्टोरीज़ भी बनाऊँ, और जैसे आपने बोला कि स्टोरी दिखाने वाला, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी चीज़ मैं प्लान कर रही हूँ कि आगे मैं वो भी करूँ। जैसे ये आपने कहा प्लान कर रहे हैं आप, तो सबसे पहला जब आपके पेज में आएगा तो वो पोर्ट्रे मतलब उसका जॉनर क्या होगा? रोमांटिक होगा, एक्शन होगा, अवेयरनेस होगा? पर्सनली मुझे रोमांटिक स्टोरीज़ बहुत पसंद है, तो अगर मैं कभी स्टार्ट करूँगी, तो पहले मैं लव स्टोरी ही स्टार्ट हम करूँगी। वेट करेंगे ऐसा कुछ कंटेंट आपके पेज में देखने का। बिल्कुल, बहुत जल्द आएगा ये भी। जैसे अभी कंटेंट की हमारी बात चल रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगा जो अपकमिंग इन्फ्लुएंसर हैं, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे उनमें से एक मैं भी हूँ, जो पॉडकास्ट कर रहा है, हाल ही में ही चालू किया हूँ। तो हम सबको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अर्ली स्टेज ऑफ करियर इस करियर में? तो मतलब मैं बस ये बोलूँगी कि वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ कि जल्दी ग्रो हम नहीं कर सकते, मेहनत करना पड़ता है। अगर मैं भी आज इस लाइन पे हूँ या इतने में फॉलोअर्स गेन कर रही हूँ, तो मैंने भी बहुत मेहनत की है। तो अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आप भी देख ही रहे होंगे ये चीज़, कि अच्छे से अच्छे वीडियोज़ जो अच्छे मैसेज जाते हैं या अच्छे उसमें होते हैं, वो व्यूज़ नहीं जाते हैं। लेकिन क्रिंज कंटेंट जैसे हो गया, वो सारी चीज़ें, या जिसका मतलब ही नहीं है कोई वीडियो का, उसमें मिलियंस व्यूज़ रहते हैं या अच्छे खासे उसमें रीच रहते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप ये मत देखें कि आप वो काम कर रहे हैं तो उसमें कितने जल्दी मैं ग्रो करूँगी या मेरे को कितने व्यूज़ मिल रहे हैं, रीच आ रहे हैं। आप मेहनत करिए। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं उस चीज़ को लेके, तो बहुत जल्दी आप उस लाइन पे और वो पकड़ पाएँगे उसमें। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि ट्रेंड फॉलो करो बट अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको मत खो। उसको बिल्कुल मत खो। मतलब अगर आप नेचुरल हैं, मतलब जो आप हैं वही कैमरे के सामने दिखा रहे हैं, और ऑडियंस जो देखना चाह रही है, मतलब रिलेटेबल कंटेंट बनाएँ, तो वो है कि आप ग्रो कर सकते हैं। ग्रो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया ग्रो। इंसान ग्रो करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन ग्रो जब वो करता है ना, तो वो फेमस होता है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ उसकी बैड पब्लिसिटी और नेगेटिव कमेंट्स भी आने चालू होते हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि बीइंग अ गर्ल मेरे को ऐसा लगता है कभी-कभी आपके पास ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट आते होंगे बीइंग अ बॉय मतलब मैं लड़का हूँ तो मेरे पास कम आते होंगे और मेरी तो उतनी ऑडियंस अभी हुई भी नहीं है। तो आपकी जिस हिसाब से ऑडियंस है, आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कभी कोई गलत डीएम करता होगा, कभी कोई गलत नज़रिए से आपके जो डांस है उसको देखता होगा, तो आप वहाँ पर डीलिंग कैसे करते वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बीइंग अ गर्ल कमेंट बहुत आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉज़िटिव भी आते हैं। पॉज़िटिव मेरे को काम करने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ के लिए, बहुत अगर सामने वाला एप्रिशिएट कर रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर उसको मेरा काम अच्छा लग रहा है या मेरे को एप्रिशिएट कर रहा है तो मैं वो करूँगी आगे। रही बात नेगेटिव कमेंट्स की, तो नेगेटिव कमेंट्स तो बहुत आते हैं। कमेंट्स मतलब लोग, मैं ऐसे भी देखी हूँ जो डायरेक्ट कमेंट पे ही बोल देते हैं, कुछ भी बोलना होगा जैसे जो भी है। डीएम्स तो ख़ैर आते ही हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। उनको लगता है कि अगर ये डांस कर रही है, इन्फ्लुएंसर है, तो इनको अपना रिवीलिंग ड्रेस डालेंगे या कुछ करेंगे तो अच्छे लगेंगे कंटेंट, तो सिर्फ़ उसके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी ये चीज़ को नहीं वो करती हूँ कि मैं कभी वल्गर चीज़ें डालूँ, वल्गर कंटेंट डालूँ, डांस डालूँ। मुझे पूछना है लेकिन पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए वो आप डिसाइड मतलब मैं ही पूछूँगा लेकिन आंसर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे। अब तक का सबसे वर्स्ट कमेंट या वर्स्ट डीएम क्या आया आप देखा जाए तो मेरे को कभी मेरे काम के लिए किसी ने बैड कमेंट्स नहीं किए हैं। डांस है, डांस अच्छा है, सारी चीज़ें हैं। जो सबसे
ख़राब चीज़ लगती है मेरे को, जो सामने वाला सोचता भी नहीं है बोलने के लिए, वो है बॉडी शेमिंग। आपने कहा ऐसे कमेंट्स आते हैं, आपको ये चीज़ें सहना पड़ा है। तो आपकी जो खुद की फैमिली है, जो हमारा करीबी परिवार है जैसे बहन, भाई, पापा हो गए, वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको यहाँ पर मॉरल सपोर्ट देने के लिए? मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है इस चीज़ के लिए। मेरी मम्मा, जो अभी नहीं है, तो वो मेरे को इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट करती थी। डांस कर रही है, अगर मैं एक छोटा-सा डांस करके मैं वीडियो भी डाल दे रही हूँ ना, वो मेरे से ज़्यादा वो सब लोगों को दिखाती थी। स्टोरी डालती थी, सब चीज़ डालती थी कि हाँ, कर रही है। और मेरे को ड्राइंग, स्केच करना बहुत पसंद है। तो मैं पेंटिंग भी करती हूँ, तो मैं एक छोटा-सा चीज़ भी कुछ बनाती थी, तो मेरी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती थी कि ये मेरी बेटी करी है, ये की है, 4 लोग को दिखाती थी। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला उस चीज़ से। और मैं अभी ये जो चीज़ कर रही हूँ, वो मम्मा के लिए ही कर रही हूँ। सबसे मेन चीज़ है कि मम्मा वो चाहती थी मेरे को कि मैं करूँ ये सारी चीज़ें, तो फिर मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। पापा, मेरे पापा ये सारी चीज़ों के लिए, मतलब कई के घर में होता है ऐसा, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि शूट कर रही है, कैमरा में है, ये है, वो है, तो सही नहीं होगा। लेकिन मेरे पापा भी इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी बहन बहुत सपोर्ट करती है, इवन मेरे और भी है, मतलब बड़ी मम्मी, मौसी वगैरह लोग, सारे लोग और खुश होते हैं मेरे को ये सारी चीज़ें देख के कि ये कर रही है। मतलब मम्मी लोग के लैंग्वेज में ऐसा होता है ना, मेरी बेटी तो हीरोइन है। तो बस वही है कि मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मेरे को यहाँ तक कि हाँ, कुछ रिलेटिव का तो मेरे को नहीं पता कि वो मेरे आगे बढ़ने से खुश हैं या नहीं हैं, बट मेरे जितने क्लोज़ वन्स हैं, मेरे अपनी फैमिली, बहुत खुश है उस चीज़ के लिए। टोटल अब तक कितने रिलेटिव्स को आपने ब्लॉक करके रखा है इंस्टाग्राम में? ये तो क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग को भी बहुत लोग को ये बोलते कि तू ये स्टोरी डाल रही है, पहले इनको हटा देना अपने इंस्टा से। तो मैं तो जेनुइनली ये बताऊँगी कि मैं अपने इंस्टा से किसी को भी ब्लॉक करके नहीं रखी हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में जो हैं क्लोज़ वन्स जो हैं, उस वो मेरे को, और मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, तो मैंने आज तक अभी किसी को भी ब्लॉक करके नहीं रखा है। मेरे जितने भी फैमिली में, पापा को भी बोलती हूँ कि आप मेरी स्टोरी क्यों नहीं देख रहे हो? जाके मेरी स्टोरी देखो। तो मैंने ब्लॉक नहीं करके रखा है अभी तक के किसी को। हाँ, बस मेरे को ये लगता है कि वो है जो बोल सकता है, इस चीज़ को गलत वे पे ले जा सकता है, तो शायद मैंने उनको किया होगा, रिलेटिव में जो दूर के रिलेटिव होते हैं और उनको ये समझ नहीं आता है कि ये क्या कर रही है, ये कैमरे के सामने डांस कर रही है या जो भी कर रही है। तो उसके लिए फिर मैं उनको करी होंगी, नहीं तो ऐसे मैं किसी को ब्लॉक नहीं। जैसे कि आपने कहा आप अपने पापा को बोलती है जाओ मेरी स्टोरी देखो, जैसे वो स्टोरी देखे आपकी, शेयर करे, तो उनके फ्रेंड सर्कल में जब आपकी बातें होती है तो उनका रिएक्शन क्या रहता है? हाँ, ये मैं एक छोटी-सी चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पापा ज़्यादा इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं। उनको अगर मैं बता रही हूँ कि पापा आज मैं शूट पे जा रही हूँ, तो किस चीज़ का शूट है, उससे क्या होगा, क्या होते हैं, मतलब फॉलोवर्स से उनको नहीं समझ आता कि क्या है। लेकिन उनके जो फ्रेंड्स हैं, वो काफ़ी इंस्टाग्राम वगैरह या फ़ेसबुक वगैरह चलाते हैं। तो एक हुआ था रिसेंटली कि मेरे पापा को जाके उनके फ्रेंड पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी ऐड करती है ना, प्रमोशन करती है ना किसी चीज़ का इंस्टाग्राम में, अच्छे उसके फॉलोवर्स हैं। तो उनकी बेटी ज्वेलरी शॉप मतलब ओपन करी थी उसके लिए, तो उसके लिए उनको प्रमोशन करना था। तो पापा लिटरली मेरे पास आके मेरे को बताए कि वो अंकल तेरे से पूछ रहे थे कि तू क्या चार्ज करेगी, कितना करेगी, क्या करेगी? और उस दिन मेरे को जो खुशी मिली ना कि मेरे पापा के पास जाके मेरे लिए कोई पूछ रहा है, और पापा के आँख में आँसू था। लिटरली वो रो दिए थे, मतलब खुश होके कि मेरी बेटी आज ये इस जगह पे है कि उससे कोई ऐड करा रहा है अपने प्रोडक्ट का। तो वो चीज़ें मुझे मेरे को बहुत खुशी मिलती है उस चीज़ में। जैसे आपने कहा खुशी जो आपने बात की, आपको एक चीज़ से और खुशी मिलती थी जब आपकी मम्मी आपकी चीज़ें शेयर करती थी। अब जब वो नहीं है आपके साथ, तो आप इन चीज़ों को कितना मिस करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। मतलब मेरे लाइफ़ में अभी जो सबसे ज़्यादा कुछ चीज़, मतलब मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मॉडलिंग कर रही हूँ, डांसिंग कर रही हूँ, और इस लेवल पे अगर मैं पहुँची हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँगी मिस कर रही हूँ, वो मैं अपनी मम्मा को कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो ये सारी चीज़ें नहीं देख पा रही है। वो बहुत मेरे डांस को लेके बहुत एप्रिशिएट करती थी, मेरी बेटी इतना अच्छा डांस करती है, तो यहाँ करेगी, वहाँ करेगी, या आर्ट जो भी है। तो मैं ये उनको नहीं दिखा पा रही हूँ कि आज मैं फ़ोटो शूट कर रही हूँ, ब्राइडल शूट कर रही हूँ या जो भी कर रही हूँ। तो वो ये चीज़ मैं उनको नहीं दिखा पा रही हूँ, तो मैं ये चीज़ के लिए उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि काश वो अभी यहाँ होती, तो शायद लाइफ़ कुछ और होती। मुझे ऐसा फ़ील होता है वो अभी जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और वो आपको देख रहे होंगे।
और कहीं न कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी तभी आपके आज इतने फॉलोवर्स हैं और आप इस तरह ग्रो कर रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे को ये फ़ील होता है कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ, उनका प्रेज़ेंस तो है, वो मेरे साथ है, तभी मैं आज हाँ, हालाँकि मैं उस लेवल पे अभी नहीं पहुँची हूँ, अभी मैं बहुत कम लेवल जो मैं करना चाहती हूँ, मैं वहाँ नहीं पहुँची हूँ और भी बहुत अच्छे-अच्छे भिलाई में क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। बट मैं एक दिन वो लेवल में पहुँचना चाहूँगी, तो ब्लेसिंग्स तो साथ है मेरी मम्मा का, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आप यूएक्स यूआई डिज़ाइन भी करते हो, आप मतलब फ्रंट एंड डिज़ाइनर हो, तो आप वर्क लाइफ़ और इन्फ्लुएंसर की जो लाइफ़ है, उसको कैसे मैनेज करते हो? और ऑफ़िस में जब आपके कलीग्स को पता है कि आप ये करते हो, तो उनको आपको देखने का नज़रिया कैसा रहता है? दोनों एक साथ करना ईज़ी नहीं है, दोनों को अपना टाइम देना ज़रूरी है। पर मैं उस चीज़ को अपना रूटीन सेट करके रखी हूँ कि वीकडेज़ में ऑफ़िस कर रही हूँ और वीकेंड्स पे या फ्री टाइम पे मैं अपना शूट कर रही हूँ। और ऐसा है ना कि अपन को जो पसंद है, जेन्युइनली चीज़ पसंद है, तो उसको मैनेज करना हेक्टिक ज़रूर हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो मेरा यही है कि मैं दोनों को साथ में लेके चलती हूँ। और रही बात आप जो पूछे कि ऑफ़िस कलीग्स कैसा मेरे को ट्रीट करते रिएक्ट करते होंगे। तो बिल्कुल नहीं मतलब मेरा ये था कि जब मैं नया-नया ऑफ़िस गई थी तो उस टाइम मेरे को बस लोग ये बोल रहे थे कि हाँ, आपको देखे हैं हम इंस्टाग्राम पे पहले आप कंटेंट बनाते हो या जो भी है चीज़ें। तो ऐसा तो मेरे को कुछ कभी उन्होंने कमेंट किया नहीं, जब जो नहीं जान रहे हैं वो भी और जो क्लोज़ वन्स हैं मेरे, वो तो काफ़ी मेरे को सपोर्ट करते हैं कि अगर उनके पास कुछ होता है ना ऐसे कि हम स्टोरी डाले हैं तो उनसे कोई पूछ रहा है कि ये या उनका कुछ काम है तो ये मेरा हमारा काम कर देंगी या प्रमोशन कर देंगी, तो उन लोग बिल्कुल वो चीज़ के लिए बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल करेंगी, तो वो सारी चीज़ें सपोर्ट करते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में मेरे को ये हुआ ज़रूर था कि लोगों को लगता था कि मेरे अंदर मैं बहुत एटीट्यूड ज़रूर होगा, कि एक होता है ना कि अगर मॉडलिंग कर रही है या इन्फ्लुएंसर है, तो बहुत एटीट्यूड होगा, अच्छे से बात नहीं करेगी या जो भी है। तो ये चीज़ें मैंने फेस किया है, उससे ज़्यादा तो ऐसा मेरे को कलीग्स से मुझे कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। आजकल एक नया फीचर आया है इंस्टाग्राम में शेड्यूलिंग, पोस्ट शेड्यूल करने का। वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन्फ्लुएंसर की लाइफ़ में? या फिर उससे हम आलसी हो रहे हैं या फिर उससे हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं? आलसी तो बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप कहीं बिज़ी हो गए हो, जैसे मेरा ही, मैं अगर ऑफ़िस में हूँ और मेरे को हर वीक 2 पोस्ट 3 रील डालना ही है और मैं कहीं मीटिंग्स में या कहीं पे फँस गई हूँ, तो उस चीज़ के लिए वो बहुत अच्छा है कि हम एक टाइम शेड्यूल कर दें, उस टाइम पे वो रील, वो पोस्ट अपना चले जाए। ना हमारा ये काम रुक रहा है, ना हम जहाँ पे बिज़ी हैं या ऑफ़िस में हैं या कहीं भी बाहर हैं, तो वो भी ना डिस्टर्ब हो और अपना रील पोस्ट करना और कंटेंट पोस्ट करना, ये भी ना रुके। तो शेड्यूलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आज के डेट पे। मैं खुद ये करती हूँ कि मेरा है कि 6 साढ़े 6 के बीच में अगर मेरे को पोस्ट डालना है और अगर मैं कहीं बिज़ी हो गई हूँ, तो मैं शेड्यूल करके छोड़ दूँगी कि इस टाइम पे मेरा पोस्ट चला जाए। जैसे कि आपने कहा कि जब आप पहली बार ऑफ़िस गए थे तो लोगों ने ये कहा कि हमने आपकी रील देखी है, तो वो आपको पहचान गए। सेम चीज़ अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में अगर गए हैं तो आपको किसी ने ऐसा पहचाना है कि मैंने आपकी रील देखी है? हाँ, बिल्कुल ये हुआ है। मैं जैसे वो लोकल्स होते हैं हमारे यहाँ पे ये या कोई भी ऐसे इवेंट्स पे अगर मैं गई हूँ, तो मेरे को बहुत लोग हैं जो आके मेरे से पूछे हैं कि हमने आपका आप शिवी शानू हो ना? हमने आपका कंटेंट देखा है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो। और ये नहीं हुआ है कि मेरे को कम से कम ये है कि मेरे को कभी नेगेटिविटी ऐसे सामने से कोई नहीं दिया है, कमेंट नहीं किया है। जो भी बोले हैं वो अच्छा ही आके बोले हैं कि आपका कंटेंट देखे हम, आपका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है या किसी का कुछ है तो आप मेरे लिए काम करेंगी क्या? और मैंने अपने बायो में ये भी डाल के रखा कि मैं डिज़ाइनर हूँ एक। तो उसके रिगार्डिंग भी मेरे को सामने से आए हैं कि आप डिज़ाइनर भी हैं, आप पता है मेरे को तो आप हमारा वो वेबसाइट बना देंगे क्या? तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फीलिंग बहुत अच्छी लगती है कि अगर आपको भिलाई में लोग जान रहे हैं। और एक दूसरा चीज़ इसी में, ये हमारे लिए एक गलत भी होता है मतलब मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं कुछ जा रही हूँ, तो लोग मेरे को डायरेक्ट कमेंट पे कर देते हैं कि आज हमने आपको यहाँ देखा, आज मैं आपको यहाँ देखी। तो वो सारी चीज़ें मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं खुल के नहीं जा पा रही हूँ कहीं भी। जहाँ जाना चाह रही हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ। मुझे सोचना पड़ रहा है कि यहाँ लोग हैं, तो अभी यहाँ नहीं जाते, दूसरी जगह चलते हैं। तो एक ये भी है। जितना भी टाइम आपको हो गया काम करते हुए, इसमें कोई भी आपका यादगार मोमेंट या फिर कोई ऐसा मज़ेदार कोलैब है जो आपको हमेशा याद रहे? अब मेरे को
मेरे लिए मेरे सारे कोलैब्स बहुत अच्छे हैं, मतलब जितने भी मैं करी हूँ अभी तक के, मैं बहुत खुशी से और बहुत अच्छे से करती हूँ कि क्लाइंट खुश रहे। बट मेरा एक जो सबसे फ़ेवरेट जो मेरा कोलैब रहा है, वो एक मैंने किया हुआ था इंदिरा दुर्ग मार्केट में सुबह-सुबह, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग हम शूट करने के लिए गए थे वहाँ पे, तो पूरी मार्केट में हमने शूट किया था वो घूम-घूम के, मतलब लोग लिटरली ऐसे वहाँ पे जो फ्लावर्स वाले हैं वो, और वहाँ के लोग भी इतने अच्छे थे जो ला के दे रहे थे मेरे को सामान कि फ्लावर्स हमारा ये यूज़ कर लीजिए, ये यूज़ कर लिए, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। और वहाँ पे जैसे अ, सब्ज़ी वाले बैठे हुए हैं सब्ज़ी देने के लिए, तो वो लोग आके पूछ रहे हैं कि कौन-सी मूवी शूट हो रही है? कौन-सा नया आने वाला है मूवी आपका? तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे को बहुत ऑकवर्ड भी लग रहा था कि लोग मेरे को ऐसा देख रहे हैं और मेरे को करना है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और वो सबसे अच्छा शूट, और बोल सकते हैं कि वो शूट के बाद मेरे को और कॉन्फिडेंस आया है कि मैं अब पब्लिक में शूट कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी और मैंने वो वाला शूट किया था। तो वो मेरे लिए बहुत यादगार है। जैसे कि आप डिज़ाइनर हैं और आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो एक चैलेंज ये आता होगा कि हर बार सेम चीज़ आप ब्रांड कोलैब में नहीं दे सकते। तो वहाँ पर जो डिज़ाइनिंग आप करते हैं या फिर आप क्रिएटिविटी कंटेंट बनाते हैं, उसमें कैसे मतलब दोनों से क्या हेल्प मिलती है? सही बोल रहे हो आप कि दोनों में, मतलब डिज़ाइनिंग भी अगर मैं कर रही हूँ, तो डिज़ाइनिंग भी मैं एक ही चीज़ करके बहुत बोर हो जाती हूँ। तो मेरे को कुछ नया करना है, अब मैं इसमें ये कुछ यूज़ करती हूँ, तो ये नया लगेगा। सेम वैसे ही वीडियोज़ के लिए होता है कि मैं अगर जैसा बोलेंगे कि 2 मेरे को परफ्यूम के ही शूट आ गए हैं, एक साथ, एक ही टाइम पे। तो मेरे को ये है कि मैं दोनों सेम-सेम ना बनाऊँ। उनके लिए अलग शूट करूँ और उनके दूसरे ब्रांड के लिए अलग शूट करूँ। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं कभी सेम ना बनाऊँ। मैं पहले रिसर्च करती हूँ कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, क्या बना सकती हूँ। तो मेरे सारे पोस्ट अगर आप देखोगे जाके, तो मेरे सारे पोस्ट डिफरेंट ही होते हैं। कभी-कभी हम कंटेंट बनाते एक टाइम आता है कि हमारा माइंड स्टक हो जाता है। हम कुछ क्रिएटिव सोच नहीं पाते। तब आप डील कैसे करती? क्योंकि ब्रांड तो आपके माइंड से स्टक हटने के लिए रुकेंगे नहीं। उनको तो एक टाइम में, एक पीरियड में उनकी चीज़ें चाहिए। तब यहाँ पर आप कैसे उन चीज़ों को डील करते हो? हाँ, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं इस चीज़ को बहुत फेस करी हूँ कि मैं एक टाइम पे मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं न्यू क्या दूँ उसमें। सेम तो मैं इसमें अपने फ्रेंड्स का और अपनी बहनों का हेल्प लेती हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए। जैसे मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो फ़ोटोग्राफ़र है। जो मेरा मतलब स्टार्टिंग से मेरे को यहाँ तक के ग्रो करने का, मैं बोलूँगी कि अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो बहुत हेल्प उसके वजह से भी हुआ मेरे को कि उसके शूट्स, उसके फ़ोटोज़ की वजह से मैं यहाँ पे अच्छी, तो मैं उसकी हेल्प लेती हूँ कि मेरे को ऐसा-ऐसा कंटेंट बनाना है। जो हो सकता है, जो चीज़ जो दिमाग में मेरे नहीं आ रहा होगा कि मैं ये कर सकती हूँ, तो वो मेरे फ्रेंड्स के दिमाग में आता होगा। तो ये चीज़ के लिए मेरे फ्रेंड्स और मेरे कज़िन्स, मेरी बहनें इस चीज़ के लिए बहुत हेल्प करती हैं। जैसे कि आपने कहा आपके फ्रेंड्स आपके बहुत हेल्प करते हैं, तो आप उनको इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं कभी उनको ऐसे, शायद मैं कभी उनको सामने से थैंक यू नहीं बोली होंगी, लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसको मैं एकदम दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिसने मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और हैं मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हैं मेरे, वो लड़के ही हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं इस फ़ील्ड में हूँ, तो मेरे को सबको साथ लेके चलना पड़ता है। अगर मैं इस फ़ील्ड में हूँ, तो मेरे को लड़के भी मेरा सपोर्ट करेंगे, लड़कियाँ भी मेरे सपोर्ट करेंगे, और अभी मैं कंटेंट अगर मेरे को कुछ बनाना होता है, तो मुझे लड़कों की भी ज़रूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि वो टीम मेरी जो है, वो लड़कों की ही है। वो वीडियोग्राफ़र हो गया, एडिटर हो गया, या मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हो गए सारे। तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स लड़के ही हैं, मेरे सर्कल ही लड़के के हैं। इवन मैं अगर ऑफ़िस की भी बात करूँ, तो ऑफ़िस में भी मेरे मेरे सर्कल जो है वो मोस्टली लड़कों की ही है। तो मैं ये, मेरे को एक इसमें कुछ चीज़ आपको बताना था कि हो सकता है कि चाहे मैं ऑफ़िस को ले लूँ, चाहे बाहर ले लूँ, या किसी का भी, मेरे को लोगों को लगता होगा कि शिवानी, हाँ, शिवानी तो दिखी थी कि 3-4 लड़के थे, अकेली लड़की थी या जो भी। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आज के डेट में लड़का-लड़की वाला डिफ़रेंस अगर आप बाकी चीज़ों में नहीं करते हैं, तो इसमें भी मत करिए। फ्रेंड्स, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि लड़की-लड़की की दोस्ती से ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप लड़के निभाते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं जो बाहर हैं अभी, जिनकी आधों की कुछ की शादी हो गई है और कुछ बाहर रहते हैं।
तो अभी मेरे जितने फ्रेंड्स हैं यहाँ पे लड़के ही हैं, 12 साल हो गए, 10 साल हो गए, सारे मेरे लड़के ही फ्रेंड्स हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि किसी को आप सर्कल के उससे कि अगर वो लड़कियों के सर्कल में है, तो उसको जज करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़के बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे को आज तक के इतना जो सपोर्ट करते आए हैं, सारे लड़के सपोर्ट करते हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड भी लड़का ही है, तो ये बिल्कुल भी मेरे को सही नहीं लगता कि आप इस चीज़ से लड़की को जज करें कि वो सर्कल लड़कों के साथ रहती है। जैसे कि आप एक बहुत बड़े क्रिएटर्स हो, मतलब जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनके लिए तो आप बड़े हो, तो आप उनको सपोर्ट करोगे या फिर आप उनको कंपटीशन मानते हो? बिल्कुल, मैं कॉम्पिटिशन भी मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ और मैं सपोर्ट भी बिल्कुल करती हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई काम कर रहा है, तो वो अगर इस लेवल तक पहुँचा है, तो उसको बहुत मेहनत लगी है। क्योंकि मैं भी सेम चीज़ कर रही हूँ, तो बिना मेहनत के कोई नहीं पहुँचता। तो मैं सपोर्ट बिल्कुल करती हूँ। अगर सेम चीज़ अगर मतलब मेरे पास आया है, कोलैबोरेशन आया है, शूट आया है या जो भी ब्रांड शूट आया है, अगर मैं उस पॉइंट पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं अपनी फ्रेंड्स जो भी मेरे फीमेल फ्रेंड है, जो भी कंटेंट बनाते हैं, करते हैं, मैं बिल्कुल उनको रेफ़र करती हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ बट ये कर लेंगे। तो मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करूँगी और कॉम्पिटिशन मैं इसलिए मानती हूँ कि मैं कम से कम उनको देख के, उनको कॉम्पिटिशन मान के वो एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं, तो मैं उन तक पहुँच पाऊँ, उनके जैसा बन पाऊँ, तो बस मैं इसलिए कॉम्पिटिशन मानती हूँ। इन फ्यूचर जब आप बहुत बड़े हो जाएँगे तो मैनेजर की जगह मिलेगी क्या? अरे बिल्कुल ऐसा तो नहीं हम ये पॉडकास्ट या जो भी हम शूट कर रहे हैं, उससे पहले हमारी फ्रेंडशिप है, तो हम उससे पहले दोस्त हैं, तो वो बिल्कुल अपन साथ में ही काम करेंगे आगे भी। आज का जो यूथ है, जो इतना सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है, उनको आप कोई अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप भी सोशल मीडिया चलाते आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनके लिए आपका कोई मैसेज रहेगा? हाँ, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं जो खुद ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, वो मैं बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का अपना एक बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। तो वो अपने हाथ में है कि आप क्या चीज़ को फ़ॉलो करते हो। अगर अच्छे कंटेंट देख रहे हैं तो उसमें अवेयरनेस वाले भी बहुत होते हैं, एंटरटेनिंग भी बहुत होते हैं और क्राइम वाले भी बहुत होते हैं। तो वैसे कंटेंट ना देखें जिसमें आपको मतलब आप क्राइम के डायरेक्शन पे जा रहे हो। अवेयरनेस का देखो तो वो आपके लिए बेनिफिट है। जैसे कि हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं ना लेस सेंसिटिव में जाके कि हमको कैसा कंटेंट देखना है। हाँ, बिल्कुल वो आप फ़िल्टर लगा सकते हो उसमें कि हमको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है और अगर अगर आपके फ़ीड में ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जो आपको लगते हैं कि नहीं ये गलत है, तो आप उसको नॉट इंटरेस्टेड का भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो आपको नहीं आएँगे। जैसे कि अभी सोशल मीडिया का यूज़ बहुत हो रहा है और रोज़गार भी मिल रहा है। तो मेरा ये लास्ट प्रश्न है आपसे, जो लोग इस फ़ील्ड में आने का सोच रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल आप इस फ़ील्ड में आ सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये गलत है या ये तो सिर्फ़ वीडियो बना रही हैं, क्या कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे लोग अर्निंग भी बहुत कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि हफ़्ते के या महीने के 1-2 पोस्ट डाल देने से आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। पोस्ट डालिए, सब करिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने पैशन को फ़ॉलो करिए। मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि टैलेंट हर किसी के अंदर होते हैं और बहुत होते हैं। उसको पब्लिक के सामने बाहर निकालना और शेयर करना लोगों से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो लोग आज के डेट में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सोचते हैं पहले कि ये 4 लोग क्या बोलेंगे? आज तक तो मैं ये चीज़ नहीं करता था और मैं खुद बोलता था कि ये बोलती थी या बोलता था कि ये चीज़ अच्छी नहीं है और अब मैं वही चीज़ करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? तो 4 लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे। आप अपना टैलेंट और अपना पैशन फ़ॉलो करो और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो चीज़ करो। तो जो वो 4 लोग थे वही आपको आगे जाके 4 लोग वो आपको एप्रिशिएट क्योंकि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, 4 लोग सिर्फ़ आपके 2 काम कर सकते हैं। आपको या तो कंधा देंगे या तो आपके सपनों को कंधा देके चिता जला देंगे। तो 4 लोगों को ना सोचो, अपना काम करो। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आप बिल्कुल सही बोले कि उनका काम है ये बोलना। या तो वो आपको 4 बातें गलत बोल के आपका मोटिवेशन डाउन कर सकते हैं और आप खुद जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आपको 4 लोग सेम चीज़ें बोल रहे हैं, तो आप खुद अपने सेल्फ डाउट पे आ जाओगे कि क्या मैं गलत कर रही हूँ या कुछ। लेकिन बिल्कुल नहीं, आप अगर सही कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल करो। अगर आप गलत हैं,
तो वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें फॉलोअर्स नहीं आएँगे या आपको बाकी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे जो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स का काम होता है सही गलत बताना। तो वो आपको बिल्कुल बता देंगे, और जब तक आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो अब वो बाहर वाले कि 4 लोग क्या बोलेंगे, वो बिल्कुल ना सोचें। आपका मैं सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमें सपोर्ट किया, क्योंकि बीइंग अ छोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं, छोटा क्रिएटर हूँ, मेरे ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो भी आपने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। मेरे को इवन मैं अभी ये नहीं सोचती बिल्कुल भी कौन छोटा है, कौन क्या है। मेरे को आपका काम अच्छा लगा, मेरे को अगर मैं आपके पॉडकास्ट में आ रही हूँ तो दोनों एक साथ ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है कि या मैं ही या आप। और मेरे को आप अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आज आपके साथ बैठ के कुछ बात कर पा रही हूँ और अपनी जर्नी आपके साथ और बाकी अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा इस पॉडकास्ट में, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। और जैसा कि आपको मेरा एक डायलॉग पता है, ये तो सिर्फ़ झाँकी है, अभी श्रेयस का दौर आना बाकी है। इस चीज़ के लिए मुझे आप सबका बहुत सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो।